हेलो गाइस, हमारा टॉपिक चल रहा था कंपनी लेखे अंशों एवं ऋण पत्रों का निर्गमन, जिसके अंतर्गत हमने आपके आपसे कंपनी के सामान्य परिचय और अंशों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा कंपनी की पूंजी। कंपनी की पूंजी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब कंपनी स्टार्ट होती है, जब कंपनी का समामेलन होता है, तो कंपनी के समामेलन के समय कंपनी अपने पार्षद सीमा नियम बनाती है और पार्षद सीमा नियमों में पूंजी वाक्यांश के अंतर्गत अपनी अधिकतम पूंजी का वर्णन करती है और वो अधिकतम पूंजी पार्षद सीमा नियम के साथ रजिस्टर हो जाती है। यानी कि जब पार्षद सीमा नियम का पंजीकरण होता है, उसी के साथ कंपनी की पूंजी का भी क्या हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो कंपनी के पार्षद सीमा नियम में जो वर्णित पूंजी होती है, उस पूंजी को कहा जाता है अधिकृत अंश। अधिकृत पूंजी क्या कहा जाता है? उस पूंजी को कहा जाता है अधिकृत पूंजी कहा जाता है। अधिकृत पूंजी का अर्थ होता है वो पूंजी जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम में वर्णित है और ये कंपनी की वो रजिस्टर्ड कैपिटल होती है जिससे ज्यादा कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी निर्गमित नहीं कर सकती है। और इस अधिकृत पूंजी का कुछ भाग जनता में निर्गमन कर दिया जाता है, जनता को प्रस्तावित कर दिया जाता है क्रय करने के लिए। क्योंकि देखिए, कंपनी जो अपने पार्षद सीमा नियम में जिस पूंजी का वर्णन करती है, वो पूंजी कंपनी के जो फाउंडर्स होते हैं, उन फाउंडर के पास पूंजी नहीं होती। वो क्या करते हैं, कंपनी की पूंजी को, कंपनी के व्यवसाय को चलाने के लिए कंपनी की पूंजी जनता से हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं अंशों के निर्गमन द्वारा। तो कंपनी के पूंजी को प्राप्त करने के लिए जो अंश जनता में प्रस्तावित कर दिए गए, जितनी पूंजी जनता में प्रस्तावित कर दी जाती है, उसे कहा जाता है निर्गमित पूंजी। निर्गमित पूंजी क्या होती है सर? निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी का ही एक भाग होती है जो जनता में क्रय करने के लिए प्रस्तावित कर दी गई, अर्थात जनता में अभिदान हेतु प्रस्तावित कर दी गई है। उसे निर्गमित पूंजी कहा जाता है। और इसके अलावा जो पूंजी जनता में अभिदान के लिए प्रस्तुत नहीं की गई है, उस पूंजी को अनिर्गमित पूंजी कह दिया जाता है। अनिर्गमित पूंजी। मान लीजिए कंपनी की अधिकृत अंश पूंजी कुल रुपए, मान लो यहां पे कंपनी ने अपने पार्षद सीमा नियम में 5 लाख रुपए की पूंजी का वर्णन किया और कंपनी ने क्या किया, इस 5 लाख रुपए की पूंजी की 50,000 इकाइयां बना दी। क्या बना दी? 50,000 इकाइयां बना दी। और ये 50,000 इकाइयां है, इनको क्या बोलते हैं, छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है जब पूंजी को, तो शेयर कहा जाता है। और एक शेयर का जो वैल्यू इन्होंने डिसाइड किया, वो डिसाइड कर दिया एट द ₹10 ईच। 10 रुपए का प्रत्येक अंश डिसाइड कर दिया इन्होंने। तो कंपनी की कुल 5 लाख की पूंजी थी, जिसने कंपनी ने 50,000 अंशों में विभाजित कर दिया, 10 रुपए का एक अंश बताया गया। अब इस 50,000 अंशों में से कंपनी ने जनता में प्रस्तावित कर दिए 35,000 अंश, जनता में प्रस्तावित कर दिए अभिदान हेतु। तो जो अंश जनता में प्रस्तावित किए गए अभिदान हेतु, वो अंश क्या होंगे, वो अंश पूंजी क्या होगी, निर्गमित अंश पूंजी कहलाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिकृत अंश पूंजी का वह भाग जो जनता में निर्गमन के लिए प्रस्तावित कर दिया गया है, निर्गमित पूंजी कहलाती है। अब 50,000 अंशों में से 35,000 अंश जनता में निर्गमन के लिए प्रस्तावित कर दिया गया, यानी कि जनता को अभिदान हेतु यानी खरीदने हेतु प्रस्तावित कर दिए हैं। तो शेष जो 15,000 अंश बच गए, वो शेष 15,000 अंश क्या होंगे सर? वो होंगे अपनी अनिर्गमित पूंजी, जिसको कंपनी भविष्य में कभी भी निर्गमित कर सकती है। इसके बाद जनता में प्रस्तावित किए गए इन अंशों में से, जरूरी नहीं कि जनता ने सभी अंश क्रय कर लिए हों, तो इस निर्गमित पूंजी का वो भाग जो जनता ने अभिदान कर लिया हो, यानी कि जनता ने जितने अंशों के लिए एप्लीकेशन दे दी हो, आपको जितने अंश क्रय के लिए आवेदन पत्र कंपनी को प्राप्त हो गए हो, उसे कहा जाता है अभिदत्त पूंजी। अभिदत्त
पूंजी या प्रार्थी पूंजी, अभितत या प्रार्थी पूंजी कहा जाता है, अर्थात जिसको क्रय करने के लिए जनता से आवेदन पत्र कंपनी को प्राप्त हो चुके हैं। सपोज करो यहां पे 35,000 अंशों में से जनता से 30,000 अंशों को क्रय करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं, तो ये 30,000 अंश यानी 3 लाख रुपए की अभिदत्त या प्रार्थित पूंजी हो जाएगी। और जो निर्गमित पूंजी में 5,000 शेष अंश रह गए जिसके लिए जनता से हमें आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं क्रय करने के लिए, वो 5,000 की पूंजी कौन सी होगी? अप्रार्थित पूंजी कहलाएगी, अप्रार्थित पूंजी कहलाएगी। यानी कि यहाँ 5,000 जो अंश, इस 35,000 में से जो 5,000 अंश थे, कितने रुपए का एक था सर? 10 रुपए प्रति अंश के हिसाब से ये अप्रार्थित पूंजी होगी कंपनी के लिए। इसके अलावा अप्रार्थित पूंजी का हमें कुछ नहीं करना। अप्रार्थित पूंजी भी अनिर्गमित पूंजी का एक भाग होगी। अनिर्गमित पूंजी अधिकृत अंश पूंजी का भाग है। तो निर्गमित पूंजी के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? सर, निर्गमित पूंजी अधिकृत अंश पूंजी का वह भाग जो जनता में अभिदान हेतु प्रस्तावित कर दिया गया है। अभिदान का मतलब क्रय करने हेतु प्रस्तावित कर दिया गया है, वो क्या होता है? निर्गमित पूंजी होता है। और निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता ने अभिदत्त कर लिया है, अर्थात जिस पूंजी को जनता ने अभिदानित कर लिया है, जिसके लिए प्रार्थना पत्र कंपनी को प्राप्त हो चुके हैं जितने अंशों को क्रय करने के लिए, वो कंपनी की अभिदत्त या प्रार्थित पूंजी होगी। और इस 35,000 में से जितने अंशों के लिए आवेदन आए थे वो प्रार्थित पूंजी होगी, और जितने अंशों के लिए आवेदन नहीं आए हैं, शेष रहे अंशों को अप्रार्थित पूंजी कहेंगे। और अप्रार्थित पूंजी अनिर्गमित पूंजी का ही भाग होगी। इसके बाद मान लीजिए इस 30,000 अंशों के लिए जनता से आवेदन पत्र प्राप्त हुए और ये 30,000 अंश जनता में हमने वितरित भी कर दिए, बांट दिए। और इस पे एक अंश पे कितना? 10 रुपए लेना था। कई बार कंपनी क्या करती है, 10 रुपए जो ये लेना था, इसका जो वैल्यू लेना था, एक साथ ले लेती है। कई बार इस वैल्यू को टुकड़ों में भी लेती है। जैसे मान लिया कि उन्होंने कह दिया कि भाई पहली इंस्टॉलमेंट में आप 10 रुपए दो, दूसरी इंस्टॉलमेंट जो होगी उसमें 10 रुपए का अंश था, पहली इंस्टॉलमेंट में आप 5 रुपए दो, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 3 रुपए दो, थर्ड इंस्टॉलमेंट जब भी आपसे ली जाएगी बाकी रुपए उस पे दे दिए जाएंगे, यानी कि 2 रुपए उस पे हो जाएंगे। तो यानी 3 इंस्टॉलमेंट में इसने क्या किया? अपनी पूंजी कंपनी ने मांग ली है। तो इसमें से आप जितनी पूंजी 10 रुपए में से जितनी पूंजी मांगी जा चुकी है उसे मांगी गई पूंजी यानी कॉल्ड अप कैपिटल कहा जाता है। तो यहां मांगी गई पूंजी, मांगी गई पूंजी का अर्थ होता है कॉल्ड अप कैपिटल। और इसमें से जो पूंजी नहीं मांगी गई, जैसे मान लो कंपनी ने अपने वर्ष के अंतिम तिथि तक ये 5 रुपए और 3 रुपए यानी 2 इंस्टॉलमेंट मांग ली, तीसरी इंस्टॉलमेंट कंपनी के अंतिम तारीख तक नहीं मांगी है, तो मांगी गई पूंजी कितनी होगी? 8 रुपए प्रति अंश हो गई। कितने अंशों पर? 30,000 अंशों पर 8 रुपए प्रति अंश, यानी 2,40,000 को मांगी गई पूंजी हो जाएगी। तो मांगी गई पूंजी अभिदत्त पूंजी का वो भाग होती है जिसको जनता से कंपनी ने मांग लिया है। और शेष जो यहाँ पे 2 रुपए जो नहीं मांगे गए हैं ये अगले वर्ष मांगे जाएंगे, इस वर्ष के अंत तक नहीं मांगे गए। तो ये जो 2 रुपए ये न मांगी गई पूंजी है, तो आप यहाँ क्या कहेंगे? 10 में से 8 मांगे जा चुके हैं और जो 2 रुपए शेष रह गए जो नहीं मांगे इस वर्ष के अंत तक, वो ना मांगी गई पूंजी होगी, ना मांगी गई पूंजी, ना मांगी गई पूंजी। यहाँ पे 30,000 अंशों पर हमने 2 रुपए के हिसाब से अभी तक नहीं मांगे, जो भविष्य में मांगे जा सकते हैं कभी भी। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि कभी कभी क्या होता है कि कोई अंशधारी जिसने अंश क्रय किए हैं, कोई अंशधारी ऐसा भी होता है जिसके पास भुगतान की तिथि को मनी का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, तो उस टाइम पे वो अंशधारी भुगतान नहीं करता है। तो अगर किसी अंशधारी ने भुगतान नहीं किया है तो समय पर भुगतान प्राप्त ना होने वाली पूंजी को कहा जाता है बकाया पूंजी। और जो पूंजी समय पर प्राप्त हो चुकी है वो पूंजी कौन सी होती है? प्रदत्त पूंजी। प्रदत्त पूंजी, प्रदत्त पूंजी अर्थात जो पूंजी समय पर भुगतान कर दी गई है और
जो पूंजी समय पर भुगतान नहीं की गई है उसे क्या बोला जाता है? बकाया पूंजी। बकाया पूंजी। और प्रदत्त पूंजी का मान लीजिए कि 30,000 अंश थे, 8 प्रति अंश के हिसाब से मांगे गए, सभी अंशधारियों ने दे दिए। 1,000 अंश जिस व्यक्ति के पास थे वो व्यक्ति पूंजी का भुगतान करने में असमर्थ है। मान लो दूसरी जो किस्त देनी थी 3 रुपए प्रति अंश के हिसाब से वो देने में असमर्थ है, तो 1,000 अंश का अंशधारी अपनी दूसरी किस्त भुगतान करने में असमर्थ है, यानी कि 3,000 रुपए की पूंजी कंपनी को प्राप्त नहीं हुई है। तो शेष 29,000 अंशों पर बाकी 8 रुपए के हिसाब से पूंजी प्राप्त हो चुकी है। और 1,000 अंशों पर कितने प्राप्त हुए सर? 3 रुपए तो नहीं प्राप्त हुए वहां पे, बाकी 5 रुपए 1,000 अंशों पर हमें ये प्राप्त हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी का जब समामेलन होता है तो कंपनी के समामेलन के समय कंपनी के पार्षद सीमा नियम में पूंजी का वर्णन किया जाता है, जिसे कहा जाता है अधिकृत अंश पूंजी। और अधिकृत पूंजी को इंग्लिश में कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसका अर्थ ये है अधिकृत पूंजी का, ये पार्षद सीमा नियमों द्वारा वर्णित पार्षद सीमा नियमों द्वारा अधिकृत पूंजी होती है। अर्थात ये कंपनी की वो अधिकतम पूंजी होती है जिसे कंपनी अपने जीवन काल में निर्गमित कर सकती है। इससे ज्यादा पूंजी कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी निर्गमित नहीं कर सकती है। इसके अलावा इस अधिकृत अंश पूंजी में से जितने अंशों के लिए जनता को आमंत्रित कर लिया जाता है, या फिर कह सकते हैं जितने अंश क्रय करने के लिए जनता को प्रस्ताव कर दिया जाता है, तो जनता में प्रस्तावित पूंजी क्या कहलाती है? निर्गमित पूंजी कहलाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इश्यूड कैपिटल कहते हैं। और जितने अंश जनता में प्रस्तावित किए गए हैं वो है निर्गमित पूंजी, और शेष जो अंश प्रस्तावित नहीं किए गए वो है अनिर्गमित पूंजी, यानी कि अनइश्यूड कैपिटल इसको इंग्लिश में कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? अनइश्यूड कैपिटल। और यहां पे निर्गमित पूंजी में से जितने अंशों को क्रय करने के लिए कंपनी ने 35,000 अंश 10 रुपए के रेट से और कितने रुपए के 3,50,000 के जनता में प्रस्तावित किए। अब इन 35,000 अंशों में से जितने अंशों को क्रय करने के लिए जनता से आवेदन पत्र आ चुके हैं वो है कंपनी की अभिदत्त या प्रार्थित पूंजी, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहा जाएगा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल यानी कि अभिदत्त पूंजी। और जिस पूंजी को जितने अंशों को क्रय करने के लिए आवेदन पत्र आए वो है अभिदत्त पूंजी। तो 35 में से 30,000 अंशों को खरीदने के लिए आवेदन पत्र आ गए सर, तो ये होगी सब्सक्राइब कैपिटल। शेष 5,000 बच गए, वो कौन सी है? अप्रार्थित पूंजी यानी अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। और इसके अलावा इस अभिदत्त पूंजी जो थी 30,000 अंश 10 रुपए की प्रति अंश वाले, अब ये 10 रुपए प्रति अंश जो लेने ये कई बार कंपनी क्या करती है? किस्तों में लेती है। तो अगर जितने किस्तें वर्ष के अंतिम तिथि तक मांग ली जाती है, जैसे मान लो कि 10 रुपए का अंश है, इसने कहा प्रथम किस्त पर दिए जाएंगे 5 रुपए, दूसरी किस्त पर कंपनी ने मांगे 3 रुपए और तीसरी किस्त पर मांगे 2 रुपए। अब ये किस्तों को क्या कहते हैं ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो प्रथम किस्त कितने की? 5 की, दूसरी किस्त 3 की और तीसरी किस्त 2 रुपए की मांगी गई। तो यहाँ पे क्या कहा कि किसी एक कंपनी ने क्या किया कि वर्ष की अंतिम तिथि तक 2 किस्तें मांग ली, 1 किस्तें नहीं मांगी। तो ये तो 5 और 3 8 रुपए की 2 किस्तें मांगी जा चुकी हैं वर्ष के अंतिम तिथि तक, इसे कहते हैं मांगी गई पूंजी। तो मांगी गई पूंजी अभिदत्त पूंजी का वह भाग जो जनता से मांग लिया गया है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं इसको। इसके अलावा ये जो 2 रुपए इस वर्ष के अंत तक नहीं मांगे गए वो क्या है? ना मांगी गई पूंजी यानी अनकॉल्ड कैपिटल। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे सर? इसको कहेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। अगर आपसे कोई पूछे अनकॉल्ड कैपिटल क्या, तो क्या कहेंगे सर? अभिदत्त पूंजी का वह भाग जो वर्ष की अंतिम तिथि तक जनता से नहीं मांगा गया है, अनकॉल्ड कैपिटल है। और अभिदत्त पूंजी का वह भाग जो जनता से मांग लिया गया है वो कॉल्ड अप कैपिटल है। अब इस कॉल्ड अप कैपिटल में भी जरूरी नहीं है कि सभी अंशधारियों ने समय पर भुगतान कर दिया हो। तो जितनी पूंजी समय पर प्राप्त हो चुकी है कंपनी को, उस पूंजी को कहा जाता है प्रदत्त पूंजी यानी कि पेड अप कैपिटल।
पेड अप कैपिटल। और जो कैपिटल पेड नहीं की है, जो अनपेड कैपिटल है, उस कैपिटल को कहा जाता है बकाया पूंजी, यानी कि कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर को हम क्या कह सकते हैं सर? इसका मतलब अनपेड कैपिटल है, जो पेमेंट नहीं की गई है, इसको अनपेड कैपिटल भी कह सकते हैं। तो ये थे पूंजी के प्रकार। कौन कौन सी पूंजी है सर? अधिकृत अंश पूंजी, वह पूंजी जो कंपनी के पार्षद सीमा नियमों में वर्णित होती है। यह कंपनी की अधिकतम पूंजी होती है, जिससे ज्यादा कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी पूंजी का निर्गमन नहीं कर सकती है। फिर था निर्गमित पूंजी। अधिकृत अंश पूंजी का वह भाग जो जनता में अभिदान हेतु प्रस्तावित किया जा चुका है। फिर थी अभिदत्त या प्रार्थित पूंजी। निर्गमित पूंजी का वह भाग, कौन सी पूंजी का? निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता ने अभिदत्त कर लिया है, यानी कि जिसको जनता ने, जिसके लिए जनता ने प्रार्थना पत्र दे दिए कंपनी को, वो अभिदत्त पूंजी होती है। और अभिदत्त पूंजी में फिर दो भागों में बटी, मांगी गई पूंजी, ना मांगी गई पूंजी। तो अभिदत्त पूंजी का वह भाग जो वर्ष की अंतिम तिथि तक मांग लिया गया अंशधारियों से, उसे मांगी गई पूंजी कहते हैं। और जो वर्ष की अंतिम तिथि तक अंशधारियों से नहीं मांगा गया है, उसे ना मांगी गई पूंजी कहते हैं। ये किसके भाग हो गए? अभिदत्त पूंजी की। अब इस मांगी गई पूंजी में से जितना भुगतान समय पे प्राप्त हो चुका है वो है प्रदत्त पूंजी, और जो भुगतान समय पर प्राप्त नहीं हुआ है वो है बकाया पूंजी। तो मांगी गई पूंजी कौन सी है सर? मांगी गई पूंजी अभिदत्त पूंजी का भाग है। और मांगी गई पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा भुगतान कर दिया गया है वो प्रदत्त पूंजी। और मांगी गई पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा भुगतान नहीं किया गया है वो कौन सी है? बकाया पूंजी। तो ये आपके पूंजी के प्रकार। अब पूंजी के जो ये प्रकार हैं, इनके अलावा भी दो प्रकार की पूंजी और होती हैं, जिनके बारे में हम अभी आपसे चर्चा करेंगे। इन सब के अलावा एक पूंजी होती है संचित पूंजी। अच्छे से समझ लीजिए संचित पूंजी क्या होती है। संचित पूंजी का अर्थ है कंपनी ने ये पूंजी संचित करके रख ली है, इसको कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी नहीं मांगेगी। ये अलग पॉइंट अपना। संचित पूंजी एक अलग भाग होता है। किसका भाग होता है? संचित पूंजी ना मांगी गई पूंजी का एक भाग होता है। यानी कि ये किसका भाग है? ना मांगी गई पूंजी का भाग। ना मांगी गई पूंजी का वह भाग है जिसको कंपनी ने अपने समापन के लिए संचित रख लिया है। यानी कि कंपनी इस संचित पूंजी को उसी समय मांगेगी जब कंपनी का क्या होगा? समापन होगा। तो ये थी आपकी पूंजी के प्रकार। इसके अलावा एक होती है अग्रिम पूंजी, अग्रिम मांग भी जिसे कह सकते हैं। तो किसी अंशधारी ने किस्त मांगने से पहले, जैसे यहाँ पे एक अंशधारी था, 2 किस्तें वर्ष के अंत में मांगी गई हैं, उसने तीसरी किस्त भी दूसरी किस्त के साथ ही भुगतान कर दिया। तो आगे की मांग का भुगतान समय से पूर्व कर दिया जाता है तो उसे अग्रिम मांग कहा जाता है या अग्रिम प्राप्त पूंजी कही जाती है। तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आपके अधिकृत अंश पूंजी, फिर निर्गमित पूंजी, प्रदत्त पूंजी, ये सब जो आपके हैं पूंजी के प्रकार हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे सारे पूंजी के प्रकार। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो कंपनी की पूंजी है, इसको कंपनी की बैलेंस शीट में किस प्रकार से दिखाया जाता है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले सकते हैं आप इसका। हमें क्या सीखना है सर? कंपनी की पूंजी को चिट्ठे में किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है ये सीखना है। कंपनी की पूंजी का चिट्ठे में प्रस्तुतिकरण किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, किस प्रकार दर्शाया जाता है कंपनी की पूंजी को चिट्ठे में यानी कि बैलेंस शीट में, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1 आप यहां नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? कंपनी के लिए जो चिट्ठा बनाया जाता है
वो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 और भाग 1 के अनुसार बनाया जाता है। पहला पॉइंट यहां नोट करेंगे आप, कंपनी का चिट्ठा। चिट्ठा अर्थात क्या होता है सर? बैलेंस शीट होती है। चिट्ठा कंपनी अधिनियम 2013, कौन सा कंपनी अधिनियम? कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3, अनुसूची 3 भाग 1 के अनुसार बनाया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि कंपनी की बैलेंस शीट में जब आप पूंजी को दिखाएंगे तो आपको पहले तो यह बात पता होनी चाहिए कि कंपनी की बैलेंस शीट बनती कैसे है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो कंपनी अधिनियम के अनुसूची, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 और अनुसूची 3 का भाग 1 के अनुसार बनाई जाती है। मतलब कि कंपनी अधिनियम में एक अनुसूची दी हुई है, अनुसूची 3, और उस 3वीं अनुसूची का भाग 1 जो है उसमें कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है। तो कंपनी की बैलेंस शीट इस अधिनियम के तहत बनती है, तो कंपनी की पूंजी का प्रस्तुतिकरण भी उसी प्रकार होगा जिस प्रकार इस अधिनियम, इस अनुसूची और इस भाग में बताया गया है। तो देखिए कंपनी अधिनियम की इस अनुसूची के अनुसार पूंजी का प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यहां लिखेंगे बैलेंस शीट। मैं सिर्फ आपको बैलेंस शीट नहीं सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको पूंजी का प्रस्तुतिकरण सिखा रहा हूं इस चैप्टर में। कंपनी की बैलेंस शीट को हम डिस्कस करेंगे इससे अगले वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 जो कंपनी के वित्तीय विवरणों से संबंधित है। अभी हम यहाँ क्या सीखेंगे सर? अभी हम यहाँ सीखेंगे कि पूंजी को प्रस्तुत कैसे करते हैं। तो यहां बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले एक कॉलम आपका इधर बन जाएगा, पार्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा, इधर एक कॉलम बनेगा नोट नंबर का कॉलम बनेगा, नोट नंबर, और यहां एक कॉलम आप बनाएंगे अमाउंट का। नॉर्मली क्या होता है, कंपनी की बैलेंस शीट जब बनती है तो वो कंपैरेटिवली बैलेंस शीट बनती है, एक साल का दूसरे साल से कंपेयर करते हुए, यानी प्रीवियस ईयर फिगर और करंट ईयर फिगर दोनों फिगर दिखाए जाते हैं। लेकिन आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंपनी की पूंजी का प्रस्तुतिकरण सीखना है। तो देखिए यहां ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है, यहां नोट नंबर है, ये अमाउंट है। और कंपनी की बैलेंस शीट आपके एकल व्यापार और साझेदारी फर्म की तरह कंपनी की बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती है। एकल व्यापारी और साझेदारी फर्म की जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो क्षैतिज स्वरूप में बनाई जाती है, यानी टी फॉर्म में, अकाउंट फॉर्म में इस तरह से बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी वो एक वर्टिकल फॉर्म में बनेगी, यानी लंबवत प्रारूप में बनेगी। और लंबवत प्रारूप में सबसे पहला जो इसका भाग होगा वो होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। दो भाग होंगे, जैसे बैलेंस शीट में इधर लायबिलिटी साइड होती है, इधर एसेट साइड होती है, तो इसमें पहले ऊपर लायबिलिटी साइड बनेगी और लायबिलिटी साइड बन जाने के बाद उसके नीचे एसेट साइड बनेगी। तो यहां पे लिखेंगे लायबिलिटी साइड का नाम होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो ये पहला भाग है। इस पहले भाग में आपको पूंजी का प्रस्तुतिकरण सीखना है, तो पूंजी का प्रस्तुतिकरण होगा पॉइंट नंबर 1। पहला जो इसमें मेजर हेडिंग आता है, मुख्य शीर्षक, वो होता है शेयर होल्डर फंड। कौन सा? शेयर होल्डर्स फंड। और इस शेयर होल्डर्स फंड में आप दिखाएंगे, एक तो दिखाएंगे शेयर कैपिटल। क्या दिखाएंगे सर? एक तो दिखाएंगे हम इसमें शेयर कैपिटल को, और दूसरा दिखाएंगे सर हम इसमें रिजर्व एंड सरप्लस को, रिजर्व एंड सरप्लस को। दो चीजें दिखाई जाएंगी इसमें मुख्यतः। तीसरी चीज और होती है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तीसरी चीज एक और होती है, लेकिन उसको अपन यहां नहीं लिखेंगे, हमें सिर्फ पूंजी का प्रस्तुतिकरण पढ़ना है।
तो सर पूंजी पढ़नी है तो रिजर्व क्यों लिख दिया, क्योंकि रिजर्व भी पूंजी का एक भाग होता है। कैसे होता है, किस प्रकार होता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहां हम शेयर कैपिटल लिखेंगे अमाउंट कॉलम में, रिजर्व सरप्लस का अमाउंट भी अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। तो ये नोट नंबर क्या है फिर, तो शेयर कैपिटल की जो डिटेल होगी कि कौन से प्रकार टाइप का शेयर है, ये इक्विटी शेयर है या ये प्रेफरेंस शेयर है, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, मांगी गई पूंजी कितनी है, ना मांगी गई पूंजी कितनी है, मतलब शेयर का जो डिटेल लिखना है वो डिटेल यानी लिखेंगे। यहां सिर्फ आप कंपनी की पूंजी को लिखेंगे और ये कौन सी पूंजी होगी, ये होगी प्रदत्त पूंजी। कौन सी पूंजी होगी, यहाँ पे प्रदत्त पूंजी लिखी जाएगी यहाँ पर अमाउंट कॉलम में। इसकी जो डिटेल लिखेंगे वो नीचे नोट टू अकाउंट्स बनाएंगे। नोट टू अकाउंट मतलब जैसे आप क्वेश्चन करते हो तो वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक उसी टाइप से यहाँ पे नोट टू अकाउंट बनेगा और नोट टू अकाउंट में शेयर कैपिटल की डिटेल लिखी जाएगी। इसलिए मैं लगा रहा हूं नोट नंबर 1 और इसके लिए बनेगा नोट नंबर 2। अब देखिए आगे क्या करना है, इसके नोट बनेंगे कैसे। तो पूंजी का प्रस्तुतिकरण तो बैलेंस शीट में इस प्रकार से होगा। कैसे होगा, सबसे पहले बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में मुख्य शीर्षक बनेगा कौन सा, शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड का उप शीर्षक होगा शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल की डिटेल क्या है वो अपन यहाँ नोट टू अकाउंट्स में लिखेंगे। तो नीचे आप यहाँ बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स। अब नोट्स टू अकाउंट्स बनेंगे तो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहला नोट नंबर 1 लिखेंगे और किसके लिए बनाना सर, शेयर कैपिटल के लिए। तो यहां हेडिंग डालेंगे आप शेयर कैपिटल। अब देखिए यहां पे कौन कौन सी शेयर कैपिटल की डिटेल लिखी जाएगी। सबसे पहले आपको यहां क्या लिखना है, यहां लिखना है सबसे पहली कैपिटल ऑथोराइज शेयर कैपिटल। आपको ये दिखाना पड़ेगा यहाँ पे कि कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी है जो पार्षद सीमा नियमों द्वारा अधिकृत है। तो पार्षद सीमा नियमों द्वारा अधिकृत पूंजी को यहां दिखाओगे आप, कैपिटल कितना है, ये जो भी कैपिटल होगा यहां लिख देंगे आप अमाउंट कॉलम में। ये रुपीज का कॉलम होगा, यहाँ पे आप रुपीज लिख देंगे। और ऑथोराइज कैपिटल में कितने शेयर हैं, नंबर ऑफ शेयर आएंगे यहाँ पे, और एट द रेट ऑफ रुपीज एक शेयर की वैल्यू क्या है, एक शेयर की वैल्यू ईच लगाएंगे और फिर यहां लिख देंगे उसका अमाउंट। इसके बाद ऑथोराइज कैपिटल का वो भाग जो जनता में अपन ने क्या कर दिया, प्रस्तावित कर दिया है अभिदान करने के लिए, वो इश्यूड कैपिटल होता है। तो यहां दूसरा पॉइंट लिखेंगे इश्यूड कैपिटल, कि जनता में हमने कितने शेयर्स इश्यू किए, मींस कितने शेयर को के लिए प्रपोजल दिया था पब्लिक को हमने, इश्यूड कैपिटल होगी। और ये जो इश्यूड कैपिटल होती है, इस इश्यूड कैपिटल को कितने शेयर थे, नंबर ऑफ शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज, एक शेयर की वैल्यू क्या थी वो लिख के यहां आप अमाउंट लिखेंगे। ध्यान रखिएगा ऑथोराइज कैपिटल बैलेंस शीट में जोड़ी नहीं जाती, आप बैलेंस शीट में नहीं ले जाएंगे। इश्यूड कैपिटल को भी बैलेंस शीट में नहीं लेके जाना, तो लेके किसे जाना है आगे देखिए। अब इस इश्यूड कैपिटल यानी निर्गमित पूंजी का वो भाग जो जनता द्वारा अभिदत्त कर लिया गया है उसे दिखाएंगे, यानी कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब मतलब जो जनता द्वारा अभिदत्त कर लिया गया है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल को दिखाएंगे। और ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी ये फिर दो टाइप की कैपिटल होगी। कुछ अंशधारी ऐसे होंगे जिन्होंने कंपनी द्वारा मांगी गई सभी राशियों का भुगतान कर दिया हो, और कुछ अंशधारी ऐसे होंगे जो कंपनी द्वारा मांगी गई सभी राशियों का भुगतान नहीं किया हो। तो जिन अंशधारियों ने कंपनी द्वारा मांगी गई सभी धनराशियों का भुगतान कर दिए गए हो, उनकी पूंजी क्या होती है, पूर्ण प्रदत्त होती है। यानी कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का था, कंपनी ने 10 रुपए पूरे मांग चुकी है कंपनी, और पूरा किसी अंशधारी ने 10 का 10 भुगतान कर दिया है, तो वो पूर्ण प्रदत्त पूंजी होगी। अर्थात अपन यो कह सकते हैं कि कंपनी के अंश का मूल्य 10 रुपए है और किसी अंशधारी ने 10 रुपए पूरा भुगतान कर दिया है और कंपनी ने मांग भी लिया था 10 रुपए, तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण प्रदत्त पूंजी कहेंगे। तो यहां दो भाग बनाए जाएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल को आप यहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट में जाएगी क्योंकि ये पेड अप हो चुकी है। इसके अलावा दूसरा जो भाग होगा वो होगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप का, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप।
अब नॉट फुल्ली पेड अप मतलब पूरा भुगतान नहीं हुआ है। तो पूरा भुगतान नहीं होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि 10 रुपए का एक अंश था, एक अंश का मूल्य 10 रुपए था और कंपनी ने वर्ष की अंतिम तिथि तक, जब तक बैलेंस शीट बना रही है उस तिथि तक कंपनी ने 10 रुपए मांगे ही नहीं। कंपनी ने वर्ष की अंतिम तिथि तक सिर्फ 9 रुपए मांगे हैं। तो ये पूर्ण प्रदत्त होगी कैसे? जब कंपनी ने ही पूरे रुपए नहीं मांगे तो अंशधारी पूरे रुपए भुगतान कहां से करेंगे? 10 रुपए का अंश था, कंपनी ने 9 रुपए मांगे हैं, तो ये 9 रुपए प्रदत्त पूंजी हो सकती है, 10 रुपए तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि कंपनी अगर 10 रुपए पूरे मांग लेती तो अंशधारी पूरे 10 रुपए देते। कंपनी तो मांगा 9 रुपए अभी तक, तो पूरा तो कंपनी ने मांगा ही नहीं, तो पूरा भुगतान कहां से होगा? तो एक कारण तो ये हो सकता है कि कंपनी ने कॉल्ड ही नहीं किया, मांगा ही नहीं है 10 रुपए पूरा। एक कारण ये भी हो सकता है कि कंपनी ने तो पूरे 10 रुपए मांग लिए, लेकिन कोई एक ऐसा अंशधारी है जिसने अंतिम किस्त का भुगतान नहीं किया है, तो वहां पे उसने पूंजी बकाया रख ली। तो बकाया अगर पूंजी है तो उस बकाया पूंजी को यहां से आप घटा दी जाएगी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में से, कॉल्स इन एरियर। बकाया पूंजी को आप यहां घटा देंगे। कॉल इन एरियर का मतलब क्या होगा? बकाया मांग रह गई है, कॉल्स इन एरियर, इसे यहां से माइनस कर देंगे। शॉर्ट इसको अपन ये कह सकते हैं कि अनपेड है, जिसका पेमेंट नहीं हुआ साहब। तो आप इस कैपिटल में से जो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप जो कैपिटल है, इसमें से कॉल इन एरियर को माइनस करेंगे और शेष राशि यहां दिखाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में से जो पेड अप पार्ट था, जो भुगतान कर दिया जा चुका है, ये दोनों यहाँ पे जोड़ दिए जाएंगे, जोड़ के यहाँ दिखाए जाएंगे। अब ये जो कैपिटल है ये कहाँ जाएगी? सर ये बैलेंस शीट में जाएगी। तो ये जो कैपिटल है इसको यहाँ पे अपन बैलेंस शीट में लेके चले जाएंगे। रिजर्व सरप्लस में क्या आएगा? कंपनी के लाभ आते हैं। रिजर्व और सरप्लस का मतलब कंपनी के लाभ होंगे। अब ये लाभ किस प्रकार से होंगे, कैसे होंगे, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। देखिए अब हम बात करते हैं, ये अपनी कंपनी की पूंजी का प्रस्तुतिकरण होगा किसमें? सर कंपनी की बैलेंस शीट में किस प्रकार पूंजी को दिखाया जाता है, ये इसका फॉर्मेट है।